जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। जेएनवी का जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो क्लास 9th इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पेपर हुआ है, हमने मैथ का जो पार्ट था उसको कवर कर लिया है। इसके बाद हम लोग साइंस की तरफ बढ़ते हैं। जो साइंस वाला पार्ट था, साइंस से भी 35% आए हुए, तो मैथ से भी, तो मैथ के 35% हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया है। और विजय सर ने इंग्लिश के जो 15 प्रश्न थे उसे सॉल्व करके उसका वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं इंग्लिश वाला पार्ट और मैथ वाले पार्ट को अलग अलग। साइंस वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, जिसमें पहला प्रश्न था कि जैव विविधता का अर्थ होता है। तो जैव विविधता का अर्थ क्या होता है, तो इसमें देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है कि पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवित जीव पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पर सजीव पाए जाते हैं उसे जैव विविधता कहते हैं। फिर कह रहा है कि पृथ्वी का, लेकिन देखिए वह भाग जहाँ पर सजीव पाए जाते हैं उसे जैव विविधता नहीं कहता है, उसे जैवमंडल कहा जाता है। इसको फिर कह रहा है पृथ्वी का वह भाग जो जीवन के अस्तित्व का आधार है, तो ये भी नहीं सही ऑप्शन है। पृथ्वी पर सजीवों के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन का उपलब्ध होना, तो यह भी जैव विविधता का अर्थ नहीं है। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है कि पृथ्वी पर पाए जाने जो सभी जीव हैं उनकी प्रजातियाँ, उनके पारस्परिक संबंध और पर्यावरण से उनका संबंध। तो इस तरह से ऑप्शन जो डी है वो सही होगा। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रतिवर्ष सुदूर क्षेत्रों से प्रवासी पक्षियों के उड़कर आने का कारण नहीं है। जैसे पक्षी जो होते हैं वो दूर दूर क्षेत्रों से उड़ करके आते हैं, तो इसमें से कौन सा कारण नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो भोजन की तलाश में, तो बहुत सारे पक्षी दूर दूर से भोजन की तलाश में उड़ करके आते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। तो पूछा कौन नहीं है, तो हमें सही वाला ऑप्शन नहीं टिक करना है। फिर अगला कह रहा है कि उनके उड़ने की क्षमता के परीक्षण के लिए, तो अपने क्षमता के परीक्षण के लिए आते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। और अगर गलत है तो यही सही हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा कौन नहीं है। फिर देखिए अगला कह रहा है कि जलवायु में अत्यधिक शीत ऋतु से बचाव के लिए, तो जहाँ जब कभी बहुत अधिक ठंडी पड़ने लगती है तो वहाँ से भी जो पक्षी होते हैं वो प्रवास कर जाते हैं दूसरी जगहों पे जो जहाँ गर्म जलवायु पाई जाती है, या उचित क्षेत्रों में अनुकूल परिस्थितियों में अंडे देने के लिए, तो इसके लिए पक्षी प्रवास करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं था, तो उनके उड़ने की क्षमता के परीक्षण के लिए, क्योंकि देखिए जो प्रवासन होता है वो कुछ कारणों से होता है, न कि शौक या परीक्षा के लिए होता है। इसके बाद किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण जो होता है वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु के आकार के बराबर ही बनाता है। तो कह रहा है उल्टा और आकार में छोटा। तो कभी कभी जब हम लोग जैसे अपने घर के ही शीशे में अगर बालों में कंघी करते हैं तो क्या उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? नहीं, तो सीधा और वस्तु के समान आकार का। और देखिए यहाँ कह रहा है सीधा और आवर्धित, तो आवर्धित भी नहीं होता है, वस्तु के आकार का ही होता है। इसका अगला प्रश्न है कि यौनारंभ के दौरान केवल लड़कों में दिखाई देने वाले परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए कि कौन सा विकल्प सही है, इन चारों में से कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पे कह रहा है एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण, तो जो देखिए जो एस्ट्रोजन होता है ये लड़कों में नहीं, ये हार्मोन लड़कों का नहीं है, ये लड़कियों का हार्मोन है जो एस्ट्रोजन होता है। इसके बाद एडम्स एप्पल जिसे हम लोग कंठमणि कहते हैं, उसके आकार का छोटा होना, तो लड़कों में जो कंठमणि होता है जब ये यौनारंभ में प्रवेश करते हैं तो वो छोटा नहीं होता बल्कि बड़ा हो जाता है। उनकी जो आवाज़ होती है वो भर्राई हुई रहती है, और दुर्भाग्य से आज मेरी भी आवाज़ भर्राई हुई है। तो ऐसा नहीं कि मेरा यौनारंभ अभी शुरू हुआ है, तो यौनारंभ शुरू होने का जो एज होता है वो शायद 16 साल या 18 साल होता है, 16 से 18 साल की उम्र में यौनारंभ शुरू हो जाता है। तो ये इसका फिर कह रहा है कंधों का अपेक्षाकृत फैल जाना था, सीने का चौड़ा हो जाना, तो ये सही विकल्प है। जब लड़के यौनारंभ में प्रवेश करते हैं तो उनके कंधे जो होते हैं वो फैल जाते हैं और सीने जो होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों में क्या होता है कि उनके जो कमर का हिस्सा होता है वो चौड़ा हो जाता है। इसके बाद चेहरे पर बालों का उगना, तो ये भी यौनारंभ का लक्षण है कि उनके चेहरों पे बाल उगाते हैं। इसके अलावा उनके गुप्तांगों पर भी बाल उगाते हैं। तो इसमें ऑप्शन 3 और 4 ये सही होगा, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका फिर दिया हुआ है कि किसी जलाशय में यह पाया गया कि बहुत समय तक टैडपोल के वयस्क में बदलने की प्रक्रिया नहीं हो पाई, यह किसकी कमी का कारण होता है। तो देखिए जो टैडपोल होता है जिसको हम लोग लार्वा कहते हैं, वो वयस्क में जो बदलता है वो किसके कारण बदलता है, तो ये थायराइड ग्रंथि है जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है, और उसी थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण ही जो टैडपोल होता है वो वयस्क में बदलता है। इसका मतलब थायराइड ग्रंथि से उत्पादित थायरॉक्सिन हार्मोन यही उसे नहीं मिला, इसीलिए वह टैडपोल वयस्क में नहीं बदल पाया। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मुर्गियों के जन्म के प्रक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें कौन सा कथन गलत है वो बताना है। तो ये कह रहा है कि उनमें आंतरिक निषेचन होता है, तो ये सही है। मुर्गी जो होती है मुर्गी के जनन के दौरान आंतरिक निषेचन होता है।
इसका फिर कह रहा है कि मुर्गी के विकसित होते हुए भ्रूण पर अनेक सुरक्षित परतें चढ़ती हैं। तो जब मुर्गी का जो भ्रूण होता है वो जब विकसित होता है तो देखिए उस पर खोल चढ़ता है, एल्बुमिन चढ़ता है, तो ये सुरक्षा कवर ही होते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। फिर कह रहे हैं मुर्गी के भ्रूण को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। तो ये भी सही है। जो चूजा होता है, अंडे से चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। तो पूछा था कौन गलत है, तो कह रहा है वो जरायु जंतु कहलाते हैं। तो जरायु मतलब जो जरायु जंतु वे होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं। तो मुर्गी बच्चा थोड़ी ना पैदा करती है, मुर्गी तो अंडा देती है। तो ये जरायु नहीं है, ये अंडज जंतु है। तो यही विकल्प गलत है और यही सही हो जाएगा, क्योंकि कहा था कि कौन गलत है, तो यही गलत है और यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? केवल 4 ऑप्शन जो सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर दिया हुआ है कि निम्नलिखित जंतु में से किसके नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल मिलते जुलते दिखाई देते हैं। तो जैसे मेढक है, तो मेढक का जो बच्चा होता है जिसको हम लोग टैडपोल कहते हैं, वो मेढक से मिलता जुलता नहीं दिखाई देता है। टैडपोल और मेढक की जो बनावट होती है वो अलग अलग होती है। इसके अलावा तितली, तो तितली का जो बच्चा होता है जिसे हम लोग इल्ली कहते हैं, इल्ली भी तितली से अलग दिखाई देती है। इसके बाद मच्छर है, मच्छर का जो बच्चा होता है वो लार्वा कहलाता है। लार्वा बड़ा होकर के प्यूपा बनता है, उससे बड़ा होकर के वयस्क बनता है, और ये सब अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन गाय दिया हुआ, गाय का जो बछड़ा होता है वो गाय के जैसा ही दिखता है। तो कौन मिलता जुलता दिखाई देता है? तो गाय का जो बछड़ा होता है वो मिलता जुलता दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद फिर है हार्मोनों की सहायता से जंतुओं में होने वाले रासायनिक समन्वयन से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं, और फिर इन घटनाओं का सही अनुक्रम बताना है कि कौन सा क्रम सही होगा। यहाँ जो क्रम है वो आगे पीछे करके दिया हुआ है। तो देखिए कह रहा है कि इनका श्रवण अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है। मतलब जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन का जो श्रवण होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। तो ये सही है कि हार्मोन का जो श्रवण होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों से जब वो स्रावित होते हैं तो उसके बाद वो रुधिर में मिल जाते हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो उसे ब्लड में मिला देती हैं। तो पहले के बाद दूसरा नहीं होगा, वो लक्ष्य तक डायरेक्ट नहीं पहुँचते हैं, पहले वो ब्लड में मिलते हैं, और फिर जब ब्लड में मिल जाते हैं तो ब्लड में मिलने के बाद फिर उन्हें लक्ष्य तक पहुंचा दिया जाता है। और जब लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो फिर वो लक्ष्य स्थल हार्मोनों के प्रति अनुक्रिया करता है और शरीर में फिर परिवर्तन दिखाई देते हैं। और जब वे हार्मोन ब्लड के द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो फिर शरीर में परिवर्तन दिखाई देता है, जैसे बच्चे का बड़ा होना या अन्य जो परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो इसमें सही कौन सा क्रम होगा? पहले अंतःग्रावी हार्मोन जो होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। इसके बाद वो जो ग्रंथियाँ होती हैं वो रुधिर में उन्हें मिला देती हैं और फिर वो लक्ष्य स्थल तक पहुँचा दिए जाते हैं और फिर परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो 1, 3, 2 और 4, 1, 3, 2 और 4 अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर देखिए यहाँ कह रहा है कि जब ड्रॉपर जो पानी में रखा हुआ है जिससे हम लोग बच्चे को सिरप उरप पिलाते हैं, उसी ड्रॉपर की ये बात कर रहा है। कह रहा है कि बल्ब पर लगे दाब को जब हटा देते हैं तो ड्रॉपर में पानी चढ़ जाता है। जैसे दवाई पिलाना होता है ना, तो हम लोग इसे दबा देते हैं, तो जब हम लोग दबाते हैं तो दाब को हटा देते हैं। जैसे अगर दबाएंगे तो उसमें से जो दाब है वह बाहर क्यों निकल जाता है, और जब बाहर क्यों निकल जाता है फिर जब छोड़ते हैं तो अब अंदर दाब कम हो गया और बाहर दाब ज़्यादा है। तो अत्यधिक दाब के कारण फिर जो दवा होती है वो ऊपर अंदर की ओर चली जाती है, मतलब उस ड्रॉपर में। तो यहाँ पानी है तो पानी अंदर की ओर चला जाता है। तो वो किसके कारण हुआ है? तो ये नहीं कि पानी के दाब के कारण, वो वायुमंडलीय दाब के कारण हुआ है, क्योंकि जो हवा है वो दाब डाल रही थी। तो यहाँ ऑप्शन सही होगा सी, वायुमंडलीय दाब। इसके बाद फिर यहाँ कह रहा है कि स्थैतिक घर्षण, लोटनी घर्षण और सर्पी घर्षण, इनमें बलों का सही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? तो देखिए घर्षण का बढ़ता हुआ जो क्रम होगा वो क्या होगा? जैसे देखिए सबसे पहले लोटनिक घर्षण क्या होता है और सर्पी घर्षण क्या होता है और स्थैतिक घर्षण क्या होता है? जब कोई बस इसे लोड करके जैसे कोई लकड़ी है, लकड़ी को हम इसे धक्का देते हैं तो वो लोटते हुए चलती है, तो वो लोटनिक घर्षण कहलाएगा। फिर जब कोई चीज़ सरकते हुए चलती है तो उसे सर्पी घर्षण कहते हैं। देखिए जब कोई चीज़ लुढ़कते हुए चलती है ना तो उसमें घर्षण बल कम लगता है, और जब किसी चीज़ को हम धक्का देते हैं, सरकते हुए चलती है, तो घर्षण बल ज़्यादा लगता है। स्थैतिक घर्षण में तो घर्षण बल और ज़्यादा लगता है। तो लोटनिक, सर्पिक और स्थैतिक, ये क्रम बढ़ता हुआ है। इसके 2 पृष्ठों के बीच घर्षण कम करने के लिए इन दोनों पृष्ठों को क्या कर देते हैं? खुरदुरा बना देते हैं। तो खुरदुरा कर देंगे तो घर्षण और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसे हम लोग चिकना बना देते हैं। जब चिकना बनाएंगे तो घर्षण कम हो जाता है। जैसे जब हम लोग के घरों में जो क्या कहते हैं, दरवाजे पे लगा होता है चैनल जो होता है, जब कभी कभी वो जाम चलने लगता है तो उसमें हम लोग ग्रीस वगैरह लगा देते हैं। तो ग्रीस लगा देते हैं, घर्षण कम हो जाता है, अब वो आसानी से आगे पीछे होने लगता है। कह रहा है खांचेदार बनाया जाए तो तब भी घर्षण ज़्यादा हो जाएगा।
कठोर बना देंगे तो भी घर्षण बढ़ जाएगा। सामान्य स्वस्थ मानव कान के लिए सर्व आवृत्ति परिसर होता है तो कितना होता है, तो सभी जानते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है, क्योंकि यही मानव कान के लिए सर्वदा का प्रास है। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है कि 4 घनिष्ठ मित्र हैं, विभिन्न आकृतियों के 4 पात्र लाएं जिनमें रंगीन पानी है, प्रत्येक बर्तन में रंगीन पानी की मात्रा नीचे दर्शाई गई है। तो कह रहा है कि प्रत्येक बर्तन के तल पर लगने वाले दाब को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए जो दाब होता है, तरल का जो दाब होता है बराबर तो रो जी एच, यानी कि यह उनकी मात्रा पर डिपेंड नहीं करता कि उसकी मात्रा कितनी है, ये हाइट पर डिपेंड करता है कि हाइट कितनी है। अगर हाइट देखिए अगर हाइट कह रहा है कि दर्शाई गई है बढ़ते क्रम में, तो अगर हाइट ज़्यादा है तो दाब भी ज़्यादा लगेगा। तो देखिए सबसे कम हाइट किसकी है, तो यह बर्तन आर पे सबसे कम हाइट है, सिर्फ इतना पानी है। फिर क्यू में उससे ज़्यादा है, फिर पी में उससे ज़्यादा है और यस में सबसे ज़्यादा है। तो आर क्यू पी यस, तो आर क्यू पी यस यानी ऑप्शन ए सही है। फिर ये 4 बेलनाकार छड़े हैं ए बी सी डी, छड़े बेलनाकार या मुँह होती हैं नहीं, जिनका द्रव्यमान और लंबाई समान दिया हुआ, मतलब उनका द्रव्यमान समान है, लंबाई समान है, सारी चीज़ समान है। अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो लेकिन अलग अलग है, मतलब जैसे मान लेते हैं कि ये राड है तो ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये वाला हिस्सा है, ये अलग अलग है, मतलब किसी का क्षेत्रफल ये ज़्यादा है, किसी का कम है, ऐसे करके 4 छड़े हैं। तो कह रहा है और कितना है, उनकी त्रिज्या दिया हुआ है, ए की त्रिज्या 8 है, बी का 4 है, सी का 12 है और डी का 10 है। तो कह रहा है कि जब उसको ऐसे बालू से भरते बर्तन में खड़ा कर दें, ऐसे सीधा करके खड़ा कर दें, तो इनमें से कौन सी छड़ अधिक गहराई तक जाएगी। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा दाब कम लगेगा, और अगर क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब ज़्यादा लगेगा। तो देखिए क्षेत्रफल यहाँ त्रिज्या देखो तो क्षेत्रफल ए बराबर, अब चूंकि ये वृत्ताकार है ना तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि अगर त्रिज्या कम तो दाब ज़्यादा, तो दाब ज़्यादा लगे तो धंसेगा ज़्यादा। तो त्रिज्या कम किसकी है, तो देखिए ए की त्रिज्या 8 है, बी का 4 है, सी का 12 है, डी का 10 है, तो सबसे कम बी का ही तो है 4 है। तो कौन ज़्यादा धंसेगा, बी ज़्यादा धंसेगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या कम है, और जब त्रिज्या कम है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा, और जब क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज़्यादा लगेगा और इसके कारण वो क्या हो जाएगा, धंस जाएगा। इसलिए देखिए जो हम लोग के घर में सब्जी काटने के लिए जो हंसिया नहीं होता है, हंसिया होता है या चाकू होता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है जिस हिस्से से काटा जाता है वह उसका क्षेत्रफल कम होता है, और जिस हिस्से से नहीं काटा जाता उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, मतलब वो मोटा होता है, जिधर से काटा जाता है वो पतला होता है। अगर उसे पतला ना बनाया जाए तो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा जाएगा, जब क्षेत्रफल ज़्यादा जाएगा तो दाब कम लगेगा, और जब क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब ज़्यादा लगेगा, दाब ज़्यादा लगेगा सब्जी आसानी से कट जाती है, यही कारण होता है। तो यहाँ पे बी ज़्यादा धंसेगा। अगर पूछता है इसमें कौन कम धंसेगा, तो देखते कि किसका ज़्यादा है, तो ये सी वाले का ज़्यादा है, तो ये सबसे कम धंसेगा बालू में। इसका अगला प्रश्न है कि गरज वाले तूफानों के बनते समय धनात्मक आवेश एकत्र होता है। जब गरज वाले तूफान बनते हैं तो जो धनात्मक आवेश होता है वो कहाँ उत्पन्न होता है, बादल के ऊपर या नीचे। तो ये बादल के ऊपरी छोर के निकट उत्पन्न होता है जो धनात्मक आवेश होता है, और बादल के निचले हिस्से में ऋणात्मक आवेश एकत्र होता है। इसलिए देखिए हम लोग घरों में जो बिजली से बचने के लिए जो लगाते हैं, जो छड़ वगैरह लगाते हैं, उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो धनात्मक होता है, और निचला हिस्सा जो होता है वो ऋणात्मक होता है, और जो बादल का निचला सिरा है वो ऋणात्मक होता है। तो जब भी कभी बिजली गिरती है तो वह उसी छड़ के जरिए फिर सीधे पृथ्वी में समाहित हो जाती है और हमें नुकसान नहीं होता है। तो फिलहाल वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे जब गरज वाले तूफान बनते हैं तो उसमें जो धनात्मक आवेश होता है वहाँ पर वो बादल के ऊपरी हिस्से पर होता है। इसका भूकंप के लिए पृथ्वी की निम्नलिखित में से कौन सी एक सतह जिम्मेदार होती है, तो भूकंप के लिए जो भू परपट्टी होती है वो जिम्मेदार होती है। धातुओं की वस्तु पर विद्युत लेपन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो निकिल का उपयोग किया जाता है। विद्युत लेपन के लिए निकिल का उपयोग होता है, निकिल की परतें चढ़ाई जाती हैं, सिल्वर की परतें चढ़ाई जाती हैं, क्रोमियम की परतें चढ़ाई जाती है, सोडियम की परत नहीं चढ़ाई जाती। सोडियम की परत क्यों नहीं चढ़ाई जाती है, सोडियम इतना क्रियाशील होता है कि अगर इसको पानी के संपर्क में रख देंगे तो इसे ही आग पकड़ लेगा, यह अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इसकी परत नहीं चढ़ाई जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 83 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का चालन कर सकता है, तो विद्युत का चालन किसमें से होता है, वनस्पति, तो इसमें से विद्युत का चालन नहीं हो सकता। आशुद्ध जल, जो शुद्ध जल होता है, देखिए जल जो होता है वो विद्युत का चालक होता है, लेकिन जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का चालक नहीं होता है। चीनी घोल ये भी विद्युत का चालक नहीं। तो जो सिरका होता है, सिरका जब आयनित होता है, तो आयनित मतलब जब वो टूटता है अपने आयनों में, तो उस समय इसमें से विद्युत का चालन हो सकता है, इसीलिए सिरका सही विकल्प होगा। विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, तो विद्युत धारा से ऊष्मा उत्पन्न होती है। हम लोग हीटर घरों में रखे रहते हैं, हीटर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। इसके बाद कह रहा है कि ऊष्मीय और रासायनिक प्रभाव, रासायनिक के साथ चुंबकीय प्रभाव, तो ये सारी चीज़ें विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है।
और ये सारी चीज़ें ऑप्शन डी में है, चुंबकीय, ऊष्मीय और रासायनिक, तो ऑप्शन डी सही होगा ना कि ये चारों सही होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कोई बस 30 सेकंड में 15 दोलन करती है, तो इस बस की आवृत्ति में आवर्तकाल क्रमशः है। तो आवर्तकाल क्या होता है? तो आवर्तकाल होता है 1 सेकंड में किए गए, एक आवर्तकाल होता है 1 सेकंड में किए गए कंपनों या दोलनों की संख्या। तो 30 सेकंड में 15 दोलन, 30 सेकंड में 15 दोलन, तो 1 सेकंड में कितने दोलन? तो 1 सेकंड में आधा दोलन होगा ना। देखिए मैंने अभी गलत बता दिया है, मैं उसे दोबारा सही कर रहा हूँ कि आवर्तकाल किसे कहते हैं। तो एक दोलन पूरा करने में जो लगा समय होता है वो आवर्तकाल कहलाता है, और 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या जो होती है वो आवर्ती कहलाती है। तो 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो आवृत्ति पूछा है ना, तो 30 सेकंड में 15 दोलन, तो 1 सेकंड में कितने दोलन? 30 सेकंड में 15, तो 1 सेकंड में आधा दोलन होगा। तो यानी कि इसकी जो आवृत्ति होगी वो आधी हो जाएगी। आवृत्ति कितनी हो जाएगी? आधी, यानी 0.5। तो आवृत्ति हो गया 0.5, यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब इन तीनों में से कोई एक सही होगा, अभी आगे देखते हैं। फिर आवर्तकाल क्या होता है? तो आवर्तकाल एक दोलन पूरा करने में लगा समय। तो 15 दोलन करने में 30 सेकंड, तो एक दोलन करने में 2 सेकंड। तो 2 सेकंड कहाँ? यहाँ 0.2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि तनिष्ठा एक बड़े समतल दर्पण के सामने 12 मीटर दूर खड़ी है, उसको प्रतिबिंब से 6 मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए कितना चलना होगा? देखिए वो 12 मीटर दूर खड़ी है ना, तो जब 12 मीटर दूर खड़ी है तो प्रतिबिंब उसका दर्पण से 12 मीटर दूर बन रहा होगा, यानी कि अब प्रतिबिंब और तनिष्ठा के बीच में 24 मीटर की दूरी है, और अभी सिर्फ 6 मीटर दूरी कवर रखना है। तो 6 मीटर दूरी रखना है, इसके लिए 18 मीटर दूरी कवर करनी होगी। 18 मीटर दूरी कवर करने के लिए वो 9 मीटर आगे बढ़ेगी, तो 9 मीटर प्रतिबिंब भी तो आगे बढ़ेगा, तो 9 मीटर दूरी उसको चलना होगा। कह रहा था कितना चलना होगा? तो 9 मीटर दूरी चलना होगा, क्योंकि जब 9 मीटर आगे बढ़ेगी तो प्रतिबिंब भी 9 मीटर चलेगा। पहले जो 24 था, 9 9 घट मतलब 18 घट गया, तो बचा 6। 3 मीटर प्रतिबिंब दूर है और 3 मीटर वो दूर है, तो 3 3 6 हो जाए, बच जाएगा। प्रकाश की कोई किरण की समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से 35 अंश कोण बनाती हुई आपतित होती है, इस स्थिति में संगत परावर्तक कोण का माप होगा। यहाँ देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ आपतन कोण नहीं दिया हुआ है। यहाँ कह रहा है कि किरण जो है वो समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से, ये दर्पण है, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है और ये कल ये किया गया भाग है, तो इस परावर्तक ये दर्पण है और ये परावर्तक पृष्ठ है, ये किरण है, तो ये 35 अंश कोण बना रही है। तो जब ये 35 बना रही है, और आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है वो आपतन कोण कहलाता है। तो ये 35 है और ये अभिलंब है, तो जब ये अभिलंब है तो 90 में से 35 घट जाए तो ये 55 आएगा, यानी ये 55 होगा। तो जब ये 55 होगा तो परावर्तन कोण भी 55 होगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है किसी कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के टुकड़े को आपस में रगड़ दिया जाता है। ये हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते थे, जब हम लोग 6 में थे, तो उसमें साइंस की किताब में आता था पहले चैप्टर में ही कि मान्यता के अनुसार निम्नलिखित में से क्या घटित हो सकता है, अब इसमें क्या घटित होगा। तो देखिए ऐसे में जो कांच की छड़ होती है उस पर धनावेश आ जाता है, और जो रेशम का कपड़ा होता है उस पर ऋणावेश आ जाता है। तो कांच की छड़, इसमें कह रहा है कि दोनों पर धनावेश, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कांच की रेशम के कपड़े दोनों पर ऋणावेश, तो ये भी गलत हो जाएगा। कांच की छड़ पर धनावेश और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। और यहाँ का कांच की छड़ पर ऋणावेश, तो ये गलत, ये उल्टा कह दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका फिर अगला प्रश्न है कि एंटीबायोटिक्स कहलाई जाने वाली जो औषधियाँ होती हैं, जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, उसके स्रोत क्या होते हैं? तो उसके जो स्रोत होते हैं वो जीवाणु और कवक होते हैं। बैक्टीरिया और जो कवक होते हैं वो उन्हीं से ये एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसके फिर यहाँ कुछ बीमारियाँ दी गई हैं और उनके स्रोत दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बताइए कौन किससे संबंधित है। जैसे खसरा है, तो खसरा किससे संबंधित, खसरा किससे होता है? तो ये वायु या सीधा संपर्क के कारण खसरा होता है, मतलब वायु जनित रोग है खसरा। हेपेटाइटिस ए जो है वो पानी से होता है। हैजा जो है, जिसको हम लोग हर्जवा भी कहते हैं, हैजा ये दूषित भोजन करने से या दूषित जल के पीने से होता है। चिकन पॉक्स, जिसको हम लोग बड़ी माता या छोटी माता ऐसा कहते हैं, वो वायु के संपर्क में आने से होता है। तो पहले का हो जाएगा तीसरा। तो पहले का तीसरा कहाँ है? पहले का तीसरा यहाँ पे है। और दूसरे का हो जाएगा, हेपेटाइटिस वाला था चौथे का, तो दूसरे का चौथा हो जाएगा, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ कुछ गलती दिख रहा है, जो खसरा है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 90 में मुझे कुछ डाउट है, इसलिए मैं इसको क्लियर नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि खसरा जो होता है, ये खसरा जो बीमारी होती है ये वायु के संपर्क से होता है, और जो हैजा होता है वो भोजन से होता है। चिकन पॉक्स वायु से होता है, और ये ऑप्शन इसमें नहीं मिल रहा है, तो इसमें मुझे डाउट है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। या तो इसका ऑप्शन ए सही होगा या तो सी सही होगा। ज़्यादा चांस है कि ए ही सही हो, लेकिन मैं श्योर नहीं, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। फिर अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ जो कोयले के प्रसंस्करण द्वारा प्राप्त नहीं होता है, तो जो
कोयले के प्रसंस्करण से मतलब कोयले का जब शुद्धिकरण किया जाता है तो क्या क्या प्राप्त होता है? कोयले के शुद्धिकरण के द्वारा कोक प्राप्त होता है, कोलतार प्राप्त होता है। कोक कोयले का ही रूप होता है, कोलतार होता है, उसके बाद कोयला गैस ये प्राप्त होता है। लेकिन ये जो बिटुमिन होता है ये पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। तो क्या नहीं प्राप्त होता है? तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा, बिटुमिन। फिर कह रहा है स्पाइरोगाइरा तथा क्लेमाइडोमोनस जैसे सूक्ष्मजीवों को किस वर्ग में बांटा गया है? तो ये जो होते हैं ये शैवाल होते हैं, बड़े बड़े शैवाल जो होते हैं। जैसे शैवाल तो छोटे बड़े कई साइज में होते हैं नहीं, तो स्पाइरोगाइरा तथा क्लोमाइडोमोनस जो होते हैं ये जैसे सूक्ष्मजीवों को, अच्छा सॉरी, कह रहा है कि इसको किस वर्ग में बांटा गया? तो इन्हें शैवाल वर्ग में बांटा गया है। इसके बाद फिर दिया हुआ कि रेड डाटा पुस्तक जो होती है ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो रेड डाटा पुस्तक ये ऐसी पुस्तक होती है जिसमें जो संकटापन्न जंतुएं होती हैं, पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके मानव के जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि मानव शुक्राणु में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। तो ये सही है, ये होता है जो मानव शुक्राणु होता है, जो इस तरह की ऐसी संरचना होती है जिसमें सिर होता है और ये मध्य भाग होता है और ये पीछे एक पूंछ भी होती है। फिर शुक्राणु नए व्यष्टि का प्रारंभ है। तो शुक्राणु से नया व्यक्ति नहीं बनता है, बल्कि जो शुक्राणु के साथ जब अंडाणु मिलता है तब नए व्यक्ति का निर्माण होता है। नया व्यक्ति मतलब नए भ्रूण का निर्माण होता है जो युग्मनज कहलाता है। तो ये गलत ऑप्शन है, ये गलत कथन है। वृषण में निषेचन होता है। तो वृषण तो मनुष्यों के पास होता है ना, तो वृषण में थोड़ी निषेचन होता है। जो निषेचन होता है कहाँ होता है? वो अंडवाहिनी में होता है। निषेचन अंडवाहिनी में होता है। फिर निषेचन के दौरान अंडाणु शुक्राणु की ओर गमन करता है, तो ये भी गलत है। निषेचन के दौरान जो अंडाणु होते हैं वो शुक्राणु की ओर गमन नहीं करते हैं, बल्कि शुक्राणु अंडाणु की ओर गमन करता है। ये शुक्राणु होता है ये अंडाणु की ओर गमन करता है। अंडाणु एक जगह स्थिर रहता है, वो नहीं गमन करता है। तो इसमें सिर्फ एक ही विकल्प सही है, जो पहला विकल्प सही है, तो केवल एक सही है। इसके बाद फिर कौन सा एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है? अक्षय मतलब जो कभी समाप्त नहीं होने वाला, जैसे खनिज तो समाप्त हो जाएंगे कुछ समय के बाद, प्राकृतिक गैसें खत्म हो जाएंगी, सूर्य का प्रकाश कभी नहीं खत्म होगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। तो यही अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। फिर वह दहन जिसमें फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ वायु में रखे जाने पर बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक ज्वाला के साथ जल उठते हैं, वो क्या कहलाया जाता है? तीव्र दहन। तो तीव्र दहन तो है ही, लेकिन कह रहा है कि बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक जल उठे, स्वतः जल उठे। तो जब स्वतः जल उठे तो स्वतः दहन कहलाएगा। विस्फोट में नहीं, धीमा दहन में नहीं कहलाएगा, स्वतः दहन कहलाएगा। फिर विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करना सर्वोत्तम है? जल का तो बिल्कुल नहीं। अगर विद्युत उपकरण से आग लगी है तो आप उसको पानी से बिल्कुल नहीं बुझाएंगे। फिर कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड से बुझा सकते हैं। कह रहे अग्निशामक, तो अग्निशामक से ही बुझा सकते हैं, लेकिन अग्निशामक भी कई तरह के होते हैं। कुछ अग्निशामक में पानी होता है, तो पानी वाले अग्निशामक से थोड़ी नहीं। तो अग्निशामक यहाँ सही नहीं क्या है। अग्निशामक में हम लोग यही समझते हैं कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, लेकिन कुछ अग्निशामक में पानी का भी प्रयोग किया जाता है, पाउडर का भी उपयोग किया जाता है। तो अग्निशामक नहीं सही रहेगा। सोडियम क्लोराइड तो ये तो कतई नहीं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें सही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हल्का होता है, हल्का होने के कारण वो कंबल की तरह उसको घेर लेगा और ऑक्सीजन से उसका संपर्क टूट जाएगा। जब ऑक्सीजन से संपर्क टूट गया तो आग वैसे ही बुझ जाएगी। इसके बाद अब अंतिम की ओर बढ़ते हैं। कह रहे खरपतवार को किसी खेत से हटाने का सर्वोत्तम समय होता है। जो खरपतवार होता है उसको कब हटाया जाए? तो खरपतवार में पुष्प और बीज बनने से पहले, तो ये सही है। जब खरपतवार में पुष्प मतलब और बीज न बने हो उसके पहले उसको हटा देना, ये ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए फूल बन गए, बीज बन गए, तो फूल जब आप हटाएंगे उसी समय फूल और बीज उसमें खेत में गिर जाएंगे। तो जब फूल और बीज गिर जाएंगे तो फिर से खरपतवार उग जाएगा। तो यही सही रहेगा, बाकी तीनों गलत हैं। साइलो का उपयोग होता है। तो साइलो का उपयोग, साइलो एक कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं जो बीजों को, जो बीज होते हैं जब उनका हम स्टोरेज करते हैं तो चूहों और कीटों से बचाने के लिए रखी जाती हैं दवाइयाँ। तो ऑप्शन सी सही है। इसके बाद अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइजोबियम बैक्टीरिया चने के पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है। तो ये सही है। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये चने के जो पौधे होती हैं उनकी जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है। फिर उर्वरक मिट्टी में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस बनाते हैं। उर्वरक ह्यूमस नहीं बनाता है। जो ह्यूमस होता है वो खाद से बनता है। ह्यूमस खाद से बनता है, उर्वरक से नहीं बनता है। सरसों के बीजों को वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो सरसों वर्षा ऋतु में थोड़ी ना बोई जाती है। सरसों देखे होंगे आप लोग, ये जब गेहूँ बोया गया है, अभी इस समय गेहूँ बोया गया है, तो गेहूँ के साथ सरसों की बुआई होती है। तो ये वर्षा ऋतु में नहीं बोया जाता है। बीजों की बुआई में सीड ड्रिल के उपयोग से यह सुनिश्चित किया जाता है कि बुआई के उपरांत में बीज मिट्टी द्वारा ढक गया। तो जब सीड ड्रिल से बुआई की जाती है तो बीज अच्छे से मिट्टी से ढक जाते हैं। तो ये चौथा विकल्प सही है और पहला विकल्प भी सही है। तो पहला और चौथा सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अगर हम लोग का प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर वगैरह करना होगा तो करिएगा। बाकी भैया आपकी इच्छा।